आनंद किसी से फोन पर बात कर रहा था। माहिरा ने उसके हाथ में चाय का कप पकाया। जानती थी उसके फोन रखने का इंतजार करेगी तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। उसने टेबल पर रखी किताबों को उनकी सही जगह पर रखी। तभी उसे लकड़ी का एक बॉक्स मिला। उसने जब उसे बॉक्स को खोला तो देखा कोई इलेक्ट्रॉनिक रोबोट था। माहिरा खुद से बोली, इन्हें कब से इन सब चीजों का शौक हो गया। स्वरा तो इन चीजों को अभी पका भी नहीं पाएगी। फिर ये किसके लिए लेकर आए हैं? आनंद उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। ये शक्ति का बर्थडे गिफ्ट है। भूल गई क्या? बिल्कुल नहीं, शक्ति का बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ। बताइए कब निकलना है? माहिरा ने पूछा तो आनंद बोला, परसों निकलना है। मैंने टिकट्स करवा ली हैं। माहिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। काफी लंबे वक्त बाद वो सिद्धि से मिलने जाने वाली थी। अमायरा जब घर लौटी तो सबसे पहले अपने भैया को ढूंढने उनके कमरे में गई, लेकिन वो वहां नहीं थे। भैया कहाँ हैं? कहीं वो ऑफिस तो नहीं चले गए? अमायरा फौरन रूम से बाहर आए और उसने मेड से पूछा, सर इस वक्त गार्डन में हैं। आप कहे तो उन्हें खबर कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे मिल लूंगी। ये बोल अमायरा आगे बढ़ गई। वो जब गार्डन में पहुंची तो देखा संजय सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अमायरा दबे पैरों से आगे बढ़ने लगी। वो चुपचाप जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई। उनकी आंखें बंद करने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, देखा तभी संजय ने कहा, आ गई तुम। ये सुनते ही अमायरा चौंक और तुरंत अपना हाथ पीछे कर ली। भैया आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मुझे अपनी बहन को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। तुम्हें बंद आंखों से भी मैं पहचान सकता हूँ। अमायरा मुस्कुराकर उसके सामने चली आई। यू टू गुड भैया, आज बहुत खुश लग रही हो, जैसे कुछ अच्छा हुआ है। संजय के ये पूछने पर अमायरा मुस्कुरा दी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आज की सुबह बेहद खास है और मैं आपके सामने हूँ। भैया आप जब भी मेरे आसपास रहते हैं न, मेरा दिन हमेशा अच्छा जाता है। अब बस भी करो मेरी तारीफ करना और ये बताओ प्रोजेक्ट कैसा रहा तुम्हारा? सब अच्छे संबंध से हो गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। अमायरा ने अपना झूठ जारी रखा। फिलहाल सच बताने की हिम्मत नहीं थी उसमें। शाम का वक्त गार्डन। शिव बेंच के पास खड़ा होकर बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी को देख रहा था। बीते 2 दिनों में इतना बिजी हो गया था कि शक्ति से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला। वही शक्ति जब अपने दोस्तों के बीच पहुंचा तो उनमें से एक ने कहा, तुम्हें पता है वो अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे 2 बार तुम्हारे बारे में पूछा। शक्ति ने पलटकर देखा। शिव को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो दौड़कर उसके पास चला गया। हाय फ्रेंड, आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? शिव उसकी आवाज सुन मुस्कुरा दिया। बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कल भी बहुत मिस किया तुम्हें। सॉरी, वो मैं मॉम और अंकल के साथ साइंस म्यूजियम गया था। सॉरी, आपको बता नहीं पाया। मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है। शक्ति ने कहा तो शिव बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। 1 मिनट में ये तुम्हारे लिए लाया था। शिव ने उसे एक गिफ्ट दिया तो शक्ति बोला, मेरा बर्थडे तो 2 दिन बाद है। आप मुझे अभी गिफ्ट दे रहे हैं? ये तो बस छोटा सा तोहफा है। मुझे पसंद आया तो तुम्हारे लिए ले लिया। तुम बताओ मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट चाहिए? मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा। शिव के ये कहते ही शक्ति का चेहरा खिल गया। सच्ची? फिर तो आपको पता है मुझे क्या पसंद है, तो क्या आप मेरी पसंद की चीज़ मुझे लाकर देंगे? शिव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शक्ति उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था। शिव उसके सिर पर हाँ फेरकर बोला, आई नो तुम्हें गन पसंद है, लेकिन तुम उसे अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसे अपने पास रखने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हें रियल मॉडल लाकर नहीं दे सकता, लेकिन उसका डुप्लीकेट मॉडल लाकर दे सकता हूँ जिस पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। आई प्रोमिस, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें रियल मॉडल दूंगा। शक्ति आसानी से मान गया। उसने गिफ्ट बॉक्स खोला जो शिव उसके लिए लेकर आया था। उसमें एक छोटा सा रोबोट था। शक्ति का चेहरा खिल गया। शिव ने कहा, अभी तो बस ये छोटा सा रोबोट है। मेरी कंपनी एक बड़ा रोबोट बना रही है।
जब वो बन जाएगा तब मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो तुमसे बात भी करेगा। हाँ, मैंने वीडियो भी देखी थी जिसमें रोबोट इंसानों से काफी सिमिलर लगते हैं। शक्ति ने कहा तो शिव ने हाँ मैं ठीक जवाब दिया। शक्ति, वैदेही की आवाज सुन शक्ति पीछे मुड़ा। वैदेही भागकर उसके पास ही आ रही थी। शक्ति ने पूछा, वेदु तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो मौसी के साथ आई हूँ। वो तुम्हें भी लेने आई है और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गिफ्ट है, मुझे मेरे अंकल फ्रेंड ने दिया। शक्ति ने शिव की ओर इशारा किया। सिद्धि ने फोन अपने पर्स में रखा और बच्चों को लेने के लिए आगे बढ़ गई। शक्ति, वेदु, सिद्धि ने उन्हें आवाजें दी। शिव वही बच्चों के साथ खड़ा था। इस आशा ने उसे अचरज में डाल दिया। भले सालों बाद वो भी इस आवाज को सुन रहा था लेकिन भूला नहीं था। मॉम, शक्ति ने आवाज दी तो सिद्धि ने उसकी ओर देखा। शक्ति भागकर सिद्धि के पास चला आया। शिव के लिए ये सब एक सपने की तरह था। उसे यकीन नहीं हो रहा था सिद्धि ठीक उसके सामने खड़ी है। इससे पहले सिद्धि कुछ पूछती शक्ति बोला, मॉम मुझे ना आपको अपने फ्रेंड से मिलाना है। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। अब कहीं जाकर सिद्धि ने शिव की ओर देखा। जितनी हैरानी शिव को हुई उससे कहीं ज्यादा सिद्धि को हुई। मानो सालों से दफन राज आईने की शक्ल लेकर सामने आ गया हो। सिद्धि की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। सिद्धि ने बिना शक्ति की ओर देखे कहा, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। मॉम, आप मेरे फ्रेंड से नहीं मिलेंगी? शक्ति ने पूछा। सिद्धि गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा ना गाड़ी में भी जाकर बैठो। वेदु को लेकर गाड़ी में जाओ। सिद्धि के डांट लगाने पर शक्ति ने और कुछ नहीं कहा। वो वैदेही को अपने साथ लेकर चला गया। शिव सिद्धि के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जिंदा हो? मैं आपको नहीं जानती। मुझे हरगिज नहीं पसंद कोई भी अनजान शख्स मेरे बेटे से मिले। सिद्धि, कहना क्या चाहती हो? तुम जिंदा हो फिर तुम्हारे मौत की झूठी खबर है। तुम्हें पता भी है उस दिन के बाद से मैं हर रोज किस तरह मर रहा था। तुम जिंदा थी तो वापस लौटकर क्यों नहीं आई? मरने के बाद इंसान वापस लौटकर नहीं आता मिस्टर मल्होत्रा। जिस बच्चे को आप अपनी बीवी के कोख में मारना चाहते थे, वो दोनों ही उस हादसे में मर चुके हैं। मुझसे या मुझसे जुड़ी हुई चीज़ों से आपका कोई वास्ता नहीं। जो देखा भूल जाए और चले जाए यहाँ से। सिद्धि ने साफ और सीधे लफ्जों में अपना जवाब दिया और वहाँ से चली गई। शिव की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसके पास कई सारे सवाल थे जिनके जवाब जानने के लिए वो बेताब था। समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है जिस बच्चे से वो इतने वक्त से मिल रहा था। वो वही बच्चा था जिसे गिराने की बात उसने की थी। कभी उस बच्चे को देखकर उसे अजनबीपन का एहसास नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यही थी कि वो सिद्धि से जुड़ा हुआ था। तुमने नाटक किया, चाले चली मुझे धोखे में रखा। इतना बड़ा झूठ कहा तुमने हम सब से। सिद्धि, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। तुम्हें जवाब देना होगा। शिव इससे पहले सिद्धि को ढूंढ पाता वो वहां से जा चुकी थी। सिद्धि काफी परेशान लग रही थी। अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी। शक्ति अपनी मॉम के गुस्से को समझ नहीं पा रहा था जितनी उसमें समझ थी। उसने परख लिया था उसकी मॉम उसके फ्रेंड से मिलकर खुश नहीं हुई। वैदेही ने शक्ति से कहा, तुम अपना गिफ्ट मुझे नहीं दिखाओगे? शक्ति ने वो रोबोट वैदेही को थमा दिया। सिद्धि पूरे रास्ते चुप रही। उसने एक शब्द नहीं कहा। घर पहुंचकर भी उसने किसी से बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर वो दीवार से टिककर खड़ी हो गई। पूरे 7 साल बाद वो शिव से मिली। वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर निकल आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी इस तरह वो शिव से दोबारा मिलेगी। आखिर क्यों आप वापस लौट आए? मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। आप फिक्र से मेरे पुराने जख्मों को कुरेने चले आए। आखिर क्यों? सिद्धि सिसक कर रो पड़ी। शिव अभी भी गार्डन में ही बैठा हुआ था। उसने इवांश को फोन लगाया। वो इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था। शिव का नंबर देख इवांश ने गाड़ी साइड में रोकी। यस चीफ, जितनी जल्दी हो सके फ्लाइट लो और ऊटी आओ। शिव ने कहा। ऊटी? सब ठीक है न सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इवांश ने पूछा।
शिव अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं अब और किसी के धोखे में नहीं रहना चाहता। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। इवांश समझ नहीं पाया आखिर उसकी बातों का क्या मतलब था। चीफ को हो क्या गया है, मुझे काफी परेशान लग रहे थे। रात हो चली थी, अनिकेत भी घर लौट आए थे। आज का डिनर कृतिका ने बनाया। अनिकेत और बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सिद्धि कहीं दिखाई नहीं दी तो अनिकेत ने पूछा, क्या हुआ? सिद्धि ऑफिस से घर नहीं लौटी? नहीं, वो तो शाम को ही आ गई थी, लेकिन अभी भी अपने कमरे में है। मैं बुलाने गई थी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है सो रही हो। आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है। काम अपनी जगह और सेहत अपनी जगह। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों को ही बच्चों से कुछ सीखने की जरूरत है। अनिकेत ने जैसे ही ये बात कही वैदेही हंसने लगी। कृतिका ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप खाना खाओ, दांत दिखाना बंद करो। शक्ति बार बार मुड़कर पीछे की ओर देख रहा था। सिद्धि का अपने कमरे में बंद होना, उसका गुस्सा सब इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि चीजें ठीक नहीं है, लेकिन इन बातों को पूरी तरह से समझ पाना शक्ति के बस की बात नहीं थी। वैदेही चेयर से उतरने लगी तो कृतिका ने टोका, कहाँ जा रही हो तुम, और ये खाना कौन खत्म करेगा? वैदेही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मम्मा मेरा टम्मी फुल हो गया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये बोल वो भाग गई। अरे लेकिन खाना कौन खत्म करेगा? शैतान कहेगी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। गुड नाइट मौसी। गुड नाइट मौसा जी, शक्ति ने धीरे से कहा। वो जाने लगा तो कृतिका बोली, शक्ति तुमने सिर्फ एक रोटी खाई है और नहीं लोगे? शक्ति ने नमे गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से चला गया। कृतिका ने अनिकेत की ओर देखा, शक्ति मुझे परेशान लग रहा है। कहीं स्कूल में कोई बात नहीं हुई, लेकिन स्कूल में कुछ होता तो वैदेही मुझे जरूर बताती। तुम जानती हो शक्ति और बच्चों से काफी अलग हैं। वो अपने मैटर खुद सॉल्व करना पसंद करता है। हर एक बात के लिए उसे टोकना सही नहीं। कोई बड़ी बात होगी तो वो जरूर बताएगा, अनिकेत ने कहा तो कृतिका भी सोचने लगी। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कृतिका उठने लगी तो अनिकेत ने कहा, तुम डिनर करो, मैं जाकर देखता हूँ। अनिकेत उठकर दरवाजा खोलने चला आया। दरवाजा खुलते ही सामने उसने शिव को खड़ा पाया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। कृतिका ने पीछे से आवाज दी, अनिकेत कौन है दरवाजे पर? अनिकेत ने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और शिव उसके किनारे से होकर घर के अंदर चला आया। कृतिका ने जब शिव को देखा तो वो भी हैरानी से उठ खड़ी हुई। ओह, तो साजिश की कड़ियां यहाँ तक जुड़ी हैं। बुलाओ सिद्धि को, मुझे बात करनी है उससे, शिव ने कहा। कृतिका ने अनिकेत की ओर देखा। अनिकेत अंदर आते हुए बोला, तुम इस तरह रात गए हमारे घर आकर हमें परेशान नहीं कर सकते। तुम लोगों की बात सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सिद्धि को बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। शिव की बात काटते हुए कृतिका बोली, सिद्धि नहीं है यहाँ। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शिव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो। खबरदार जो मुंह से झूठ का एक और लफ्ज निकाला तो मैं सिद्धि से मिल चुका हूँ और धोखा नहीं दे सकते तुम लोग मुझे। मैंने कहा बुलाओ उसे। कृतिका अंदर तक कांप गई। दोबारा इस तरह शिव से मिलेगी उसे मालूम नहीं था। सिद्धि शिव की आवाजें सुन नीचे चली आईं। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने का? कोई नहीं है यहाँ आपका, चले जाए। सिद्धि की आवाज सुन शिव ने मुड़कर देखा। सिद्धि नीचे चली आई। कृतिका फौरन उसके पास पहुंची। उसने शिव की ओर देखकर कहा, वैसे भी तुम इसका जीना हराम कर चुके हो, इसे इसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? चुपचाप से चले जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। शिव अपने कदम सिद्धि की ओर बढ़ाने लगा। कृतिका कभी सिद्धि को देखती तो कभी अनिकेत को। मैंने तो तुम्हें सीधी साधी समझा था। तुम इस तरह की चालें चल सकती हो मुझे मालूम नहीं था। कुछ नहीं मिला तो अपनी मौत का झूठा नाटक रचा लिया तुमने। मालूम भी है उसके बाद हम लोगों पर क्या बीती, किस लिए भागी थी तुम अपने पुराने प्यार के लिए, और मेरा क्या? मैंने तो टूटकर चाहा था। तुम्हें मेरा प्यार कभी नजर नहीं आया।
देखो तुम, कृतिका कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी सिद्धि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृतिका ने उसकी ओर देखा तो सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसे और दिक्कतों का सामना करना पड़े। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर कहा, आपको जो समझना है समझिए। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, लौट जाइए यहाँ से। चला जाए, कहा जाओ, गुनाह तुमने किया, सजा मैं क्यों भुगतूं? मेरी गलती बस इतनी है, मैंने तुम्हें चाहा। बेवफाई तो तुमने की, खुद को निर्दोष साबित कर मुझे दोषी ठहरा दिया। शिव की बातें सिद्धि से और नहीं सहा गया। वो शिव के नज़दीक चली आई और उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर धकेल दिया। शिव ने गिरने से खुद को संभाल लिया। सिद्धि रोती हुई बोली, हाँ सब मेरी गलती है। मैं आपसे मिली, ये मेरी गलती है। आपसे शादी की, ये मेरी गलती है। आपके साथ रही, ये मेरी गलती है। एक रेपिस्ट के बच्चे को अपनी कोख में पाला, ये मेरी गलती है। मजलूम होने पर भी गुनहगार ठहराई गई, ये मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। सिद्धि अब तक जिस दर्द को अपने सीने में दबाए बैठी, आज उसे उसने खुद ही जाहिर कर दिया। अनिकेत ने कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगे। कृतिका बोली, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? उन्हें अकेला छोड़ दो। अनिकेत ने इस वक्त सही फैसला लिया। दो लोगों के बीच की बात थी, बेहतर होगा इस खामोशी को अब तोड़ दिया जाए। शिव हैरानी से सिद्धि को देख रहा था। रेपिस्ट, तुम कहना क्या चाहती हो? शादी से 2 दिन पहले मैं किसी के हाथों बर्बाद हुई थी। ये बच्चा उसी का अंजाम है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? सिद्धि, नाम बताओ उस इंसान का, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मौत से बदतर सजा दूंगा उसे, बताओ कौन था वो? शिव ने कहा तो सिद्धि ने उसे घिन भरी नजरों से देखा। क्या वो कुछ नहीं समझ पाया था? सिद्धि उसके पास चली आई। गुनाह करने वाला अक्सर अपने गुनाहों को याद नहीं रखता। आपको उस शख्स का चेहरा देखना है न? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सिद्धि शिव का हाथ पकड़ उसे ऊपर अपने कमरे में ले गई। शिव के लिए तो उसके एक एक कहे शब्द भारी पड़ रहे थे। सिद्धि उसे आईने के सामने ले आई। उसने सामने की ओर इशारा कर कहा, यही है वो शख्स। शिव खुद को आईने में देख पा रहा था। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, मानो कुछ याद ही न रहा हो। सिद्धि ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया। आपको शायद वो रात याद नहीं होगी, बैचलर्स पार्टी होटल रूम। आपको क्या मालूम उस दिन के बाद से मैं किस तरह तिल तिल कर मर रही हूँ। मैंने ऐसी भी क्या गलती की थी जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? शिव भला उस रात को कैसे भूल सकता था? उसने भी बेचैनी में अपना वक्त गुजारा। कभी उस लड़की का चेहरा उसे याद नहीं आया, लेकिन अब उसे वो यादें परेशान कर रही थी। वो चीखें किसी और की नहीं, सिद्धि की थी। शिव का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अब उसे सब समझ आ रहा था, क्यों सिद्धि को छूने पर हमेशा एक जाना पहचाना सा एहसास होता। वो जब भी पास होती शिव को उस रात की यादें परेशान करती। शिव ने माथे पर हाथ रख लिया। सिद्धि रोती हुई बोली, मैं एक मामूली सी लड़की थी, कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी मेरी। मैं तो बस अपने छोटे से परिवार के लिए जी रही थी। जब से आपसे मिली मेरी जिंदगी तूफान से भर गई। जानते हैं आपसे सहमत हो मुझे कितनी घिन आती थी। हर रोज आपका चेहरा देखना पड़ता। आपके साथ हर रोज उस कमरे में रुकना मेरे लिए उस रात की तरह था जब आपका वहशी रूप देखा था मैंने। आप झूठ कहते, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ नफरत की है आपने मुझसे। आपको अपने किए का कोई गिल्ट नहीं। ये सच नहीं है सिद्धि। मुझे पछतावा है अपने किए का। कल भी था और आज भी है। मैं उस रात नशे में था और उस नशे में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भी आप अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? ये कहते हुए सिद्धि ने उसका कॉलर छोड़ दिया। शिव ने कहा, मेरा यकीन करो सिद्धि, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं खुद उस रात किसी की साजिश का शिकार था। किसी ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या थी। मैं अपने होश में नहीं था। खुद पर मेरा कोई काबू नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। यकीन मानो अगली सुबह मुझे कुछ याद नहीं था सिवाय उन चीखों के जो आज तक मुझे परेशान कर रही हैं।
मुझे तुम्हारा चेहरा तक याद नहीं था। सिद्धि, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की। हद पार करना दूर की बात, उस रोज से मैं आज तक गिल्ट में जी रहा हूँ। बस कीजिए अपनी सफाई पेश करना। आप अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिद्धि, मैं मानता हूँ अपनी गलती। मैंने तब भी अपनी गलती मानी थी, आज भी मान रहा हूँ। मैंने तलाशने की कोशिश की उस रात कौन लड़की थी मेरे साथ ताकि उससे माफ़ी मांग सको। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तुम्हें जब मालूम था तुम्हारा गुनहगार कौन है तो क्यों नहीं आई मेरे पास? मुझे धिक्कारती, सजा देती। ऐसा क्यों नहीं किया तुमने? सिद्धि ने शिव की ओर देखा। सजा? आप जैसे इंसान को सजा दिलाना क्या आसान बात है? आपके लिए सच को खरीदना कौन सी बड़ी बात थी? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी तो सबके सामने अपना तमाशा बनाती। मैं बस चुप रही और अंदर अंदर घुटती रही। जो मिला उसे चुपचाप बर्दाश्त किया, फिर चाहे आपकी नफरत हो या फिर आपकी गालियां। शिव इस वक्त अपने आप से ही शर्मिंदा था, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने हमेशा सिद्धि के दुख को बाया है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे तक को गाली दी। एक पिता के लिए ये सचमुच शर्मिंदा करने वाला था। शिव घुटनों के बल नीचे बैठ गया। आई एम सॉरी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, फिर भी मैंने गलतियाँ की। मुझे माफ़ कर दो सिद्धि, बस एक मौका दे दो। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ अपने बच्चे के साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। कौन सी गलतियाँ सुधारेंगे आप? मेरी आत्मा पर लगा दाग क्या धुल जाएगा? मेरी जिंदगी के बीते साल क्या मुझे वापस मिल जाएंगे? सिद्धि कह ही रही थी तभी शिव बोला, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम कदमों में हूँ, जो चाहे सजा दे दो। मैं पुलिस के पास जाने को भी तैयार हूँ। तुम कहोगी तो सारे जुर्म कबूल कर लूँगा। सिद्धि नीचे झुका और उसका कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोली, आप कसूरवार मेरे हैं, फिर पुलिस क्यों आपको सजा देगी? तो तुम ही मेरी सजा मुकर्रर कर दो। आपकी सजा मुकर्रर हो चुकी है। ये जो तड़प है न वही आपको खाएगी। मुझसे प्यार करके आपने गलती की, मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शक्ति सिर्फ मेरा बेटा, मैं आपका साया भी उस पर पड़ने नहीं दूंगी। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। सिद्धि ने उसका कॉलर छोड़ दिया। वो कमरे से बाहर जाने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसा मत करो, वो मेरा भी कुछ है, मुझे उससे दूर मत करो। मैं तुम्हारी हर सजा मंजूर कर सकता हूँ, मुझे मेरे बेटे से दूर रहने की सजा मत दो। सिद्धि ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। बड़ी जल्दी मान लिया आपने, वो आपका बेटा है। आज प्रूफ नहीं मांगेंगे मुझसे, क्या पता किसी और का खुश हो। मुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की पर आप यकीन कैसे कर सकते हैं? सिद्धि के कहे हर एक शब्द चाकू की धार से भी ज्यादा तेज थे। शिव ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज सिद्धि बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, इसलिए आपसे कह रही हूँ चले जाए और दोबारा मुझसे या मेरे बेटे से राब्ता रखने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना कहकर सिद्धि रूम से बाहर निकल गई। शिव ने आंखें बंद कर ली। सोचा नहीं था उसका राज सिद्धि के राज से जुड़ा हुआ है। सिद्धि शक्ति के कमरे में चली आई। इस वक्त वो सो रहा था। सिद्धि ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया ताकि उसकी नींद न खुल जाए। सिद्धि उसके सिरहाने आकर बैठ गई। बेहद ही प्यार से उसके शक्ति के माथे पर हाथ फेरा। उसके पिता उसके आसपास थे लेकिन उनके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिव की कही हुई बातों पर वो कैसे यकीन कर ले? खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए इंसान अक्सर झूठ बोलता है। कृतिका कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसे सिद्धि की चिंता हो रही थी, आखिर क्यों वो उसे अकेला छोड़कर चली आई। अनिकेत जब कमरे में लौटे तो कृतिका ने पूछा, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? आपको मालूम नहीं है शिव किस तरह का इंसान है? मैं उसके साथ सिद्धि को अकेला नहीं छोड़ सकती। कृतिका रिलैक्स, दो लोगों के बीच की बातों को उन्हीं को सुलझाने दो। तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शिव और सिद्धि के बीच एक रिश्ता है पति पत्नी का, और कहते हैं इस रिश्ते की मुश्किलें इन दोनों के अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता। वैसे भी शिव यहाँ से जा चुका है।
मैं अभी अभी दरवाजा लॉक करके आया हूँ। आप सच कह रहे हैं वो चला गया? कृतिका ने पूछा तो अनिकेत ने हाँ में जवाब दिया। आधी रात का वक्त हो रहा था। फोन की रिंग सुनकर अमर जी और नंदिता की नींद टूट गई। अमर जी अपना चश्मा ढूंढने लगे। नंदिता बोली शायद मेरा फोन बज रहा है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? अमर जी ने पूछा। नंदिता ने जब शिव का नंबर देखा तो थोड़ी हैरान हुई। शिव का कॉल आ रहा है। इतना कहकर नंदिता ने कॉल रिसीव किया। हेलो शिव, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना वहाँ? सब ठीक है। क्या सचमुच सब ठीक है? शिव की आवाज में एक भारीपन था, मानो वो रो रहा हो। नंदिता ने कहा शिव क्या हुआ है तुम्हारी आवाज को? तुमने ड्रिंक की है? हाँ की है, मैंने आज ज्यादा पी है। नंदिता ने परेशान होकर अमर जी की ओर देखा। उन्होंने नंदिता के हाथ से फोन लेकर स्पीकर पर कर लिया और शिव को डांटते हुए बोले तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है ना? ये कोई वक्त है ड्रिंक करने का? तुम वहाँ अकेले रह रहे हो, कौन संभालेगा तुम्हें? डैड, आई मिस यू डैड। अब तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं न डैड। मेरी हर एक गलती को आपने और मॉम ने ठीक किया है। मेरी एक और गलती को ठीक कर दीजिए। मैं अपना प्यार नहीं खोना चाहता, मुझे वो चाहिए। कहते कहते शिव की आवाज धीमी पड़ गई। अमर जी ने कितनी ही बार हल्लो कहा लेकिन शिव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फोन को घूरते हुए कहा लगता है सो गया। क्या जरूरत थी इतनी ड्रिंक करने की? ये कौन सी गलती की बात कर रहा था? क्या तुम कुछ जानती हो? अमर जी के ये पूछने पर नंदिनी बोली मालूम नहीं, मैं समझ नहीं पाई उसकी बात। मैं तो समझ नहीं पी रहा हूँ। ये लड़का अब तक खुद को संभालना नहीं सीख पाया। न जाने आगे क्या होगा। अमर जी तो वापस सो गए लेकिन नंदिता उसे शिव की कही हुई बातें परेशान कर रही थी। शिव किसको खोने की बात कर रहा था? क्या चाहिए उसे? कहीं फिर से सिद्धि को तो याद नहीं कर रहा। कैसा जादू किया है उस लड़की ने? उसके न होने पर भी मेरा बेटा दिन रात उसका नाम लेता है। सुबह का वक्त, अमायरा का कमरा। अमायरा अभी सो रही थी लेकिन फोन की रिंग सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। उसके हल्लो कहने के बाद फोन के दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाजें आई। अभी तक सो रही हो? दिस इज नॉट फेयर। वैसे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे भैया से मिलने। कृष के ये कहते ही अमायरा की आंखें खुल गई और वो झटके से उठ बैठी। वॉट, क्या कहा तुमने? बिल्कुल नहीं, मुझे मारने का इरादा है क्या? मैंने भैया को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम ऐसे अचानक सामने आ जाओगे तो क्या बोलूंगी उनसे? देखो अभी मैं तुम्हें अपने भैया से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। कमाल है, तुम मेरा वेलकम करने की बजाय मुझे भगाने पर तुली हुई हो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मुझे आज तुम्हारे भैया से मिलना है तो बस मिलना है। इतना कहकर कृष ने कॉल कट कर दिया। फोन के दूसरी तरह अमायरा हल्लो हल्लो कहती रह गई। उसने गुस्से से अपने बाल नोच लिए और बेड पर रखे टेडी को पीटने लगी। तुम इडियट, बेवकूफ, एक नंबर के बदमाश हो। अब मैं भैया से क्या बोलूं? ओ गॉड, मुझे भैया से बात करनी होगी। अमायरा फौरन बिस्तर से उतरकर बाहर की ओर भागी। भैया, भैया कहाँ हैं आप? अमायरा ने संजय का कमरा भी चेक किया, तभी मेड आकर बोली सर तो ऑफिस के लिए निकल गए। इतनी जल्दी चले गए? जी हाँ, उन्होंने कहा था कुछ ज़रूरी काम है और कहा था आप उठ जाए तो आपको नाश्ता करवा दूँ। अमायरा मन ही मन खुद से बोली भैया घर पर नहीं हैं। इसका मतलब कृष से उनकी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा ही है, मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मैं ऐसे कैसे उसे भैया से मिलवा सकती? मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। अमायरा ने मेड से कहा मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, हम साथ में नाश्ता करेंगे। जैसा आप कहे। ये बोल मेड वहां से चले गए। अमायरा कुछ देर पहले शॉक्ड थी और अब खुशी से झूम रही थी। कृतिका को यकीन नहीं हो रहा था सिद्धि नॉर्मल है, लेकिन वो खुद को ऐसे प्रिंटेड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सुबह उठकर घर का सारा काम कर लिया था। कृतिका, मुझे आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। बच्चों को स्कूल बस तक तुम छोड़ देना। कृतिका सिद्धि के का चली आई। तुम ठीक तो हो ना सिद्धि?
और कुछ मत पूछना कृतिका, मैं ठीक हूँ और ठीक रहना चाहती हूँ। बहुत पीछे छोड़ दिया है मैंने अपने पास्ट को, मैं अब और उसमें खुद को धकेलना नहीं चाहती। मेरे पास तुम लोग हो, शक्ति है मेरी जिंदगी के लिए, इतना काफ़ी है। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ। वैदेही के पुकारने पर कृतिका ऊपर चली गई। वैदेही बस चिल्लाते हुए बेड पर कूद रही थी। कृतिका अंदर आते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मम्मा चूहा, मम्मा चूहा। वैदेही ही इतना कहते ही कृतिका भी चिल्लाने लगी और पैर ऊपर कर चेयर पर बैठ गई। कहाँ है चूहा? मम्मा आपको भी चूहे से डर लगता है न? फिर आप क्यों आए कमरे में? मैं डैड को बुलाती हूँ। डैड, डैड जल्दी आइए। उन लोगों की आवाज़ें सुनकर अनिकेत कमरे में पहुंच चुका था। डैड, डैड चूहा, प्लीज सेव मी। अनिकेत ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा, मुझे तो कहीं चूहा दिखाई नहीं दे रहा, लगता है चला गया। कृतिका, तुम्हारा भी जवाब नहीं। एक छोटा सा चूहा तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कृतिका ने अपना चेहरा ठीक किया और चेयर से उतरते हुए बोली, मैं किसी चूहे से नहीं डरती। वो बस मुझे गंदे लगते हैं इसलिए मैं दूर हो गई थी। मम्मा चूहा, वैदेही ने फिर से कहा और कृतिका उछलकर अनिकेत के करीब पहुंच गई। कहाँ है? वो तो घर चला गया। वैदेही ने मासूमियत से भरा जवाब दिया। वो मून पर हाथ रख हंस पड़ी। अनिकेत कृतिका को ही देख रहा था। तुम चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करी। अब जरा मुझे छोड़ोगी? हमारी बेटी देख रही है। कृतिका तुरंत उससे अलग हो गई। देख लूंगी, आप दोनों बाप बेटी को देख लूंगी। अमायरा इस वक्त अपने कमरे में तैयार हो रही थी। काफी खुश नजर आ रही थी वो। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, फिलहाल तो भैया से मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। अमायरा ने मुड़कर देखा। बेड पर रखा उसका फोन बज रहा था। अमायरा ने जाकर अपना फोन देखा। क्रिश का कॉल था। अमायरा ने मुस्कुराकर फोन रिसीव कर लिया। इससे पहले वो कुछ कहती, क्रिश ने कहा, सॉरी अमायरा, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ आज कोई हॉलिडे थोड़ी न है, या फिर मैं कोई इनवाइटेड गेस्ट हूँ। दोनों में से कुछ भी नहीं। घर आना ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे भैया से सीधे उनके ऑफिस में मिलूंगा। गुड बाय। अरे नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां बिल्कुल भी मत जाना क्रिश, अमायरा अपने फोन में देख रही थी। क्रिश ने कब का कॉल काट दिया। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम मिलो मुझसे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या करूँ अब मैं? क्या करूँ? हाँ, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा। इससे पहले वो पहुंचे मुझे पहुंचना होगा। अमायरा ने अपना पर्स उठाया और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। क्रिश ने आज उसे परेशान करने का पूरा मूड बना रखा था। वो संजय से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। कुछ कदम चलकर वो रुक गया। हवा के कारण कागज उठकर उसके पैरों से आकर लिपट गया। क्रिश ने उस कागज को उठाया और देखा, कुछ ही दूरी पर कोई थी जो फाइल से गिरे पेपर्स को समेट रही थी। क्रिश ने जाकर उसकी मदद की। लगता है मिस, ये आपका है। अच्छा हुआ ठीक हालत में है, ज्यादा खराब? क्रिश ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाया। इस वक्त उसके सामने सिद्धि थी। क्रिश को एक झटका सा लगा। उसने तो यही सुना था उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर ये क्या था जो वो अपनी आंखों से इस वक्त देख रहा था? सिद्धि ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और उठकर जाने लगी। क्रिश अब कहीं जाकर अपने होश में लौटा। उसने उठते हुए तुरंत कहा, भाभी। सिद्धि ये सुनकर रुक गई। क्रिश अब काफी बदल चुका था इसलिए वो पहचान नहीं पाई। उसने मुड़कर कहा, आपने क्या कहा अभी? क्रिश उसके पास चला आया। भाभी आप जिंदा हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं। भाभी मैं क्रिश हूँ। भाभी कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक देखकर मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। सिद्धि मुस्कुराना चाहती थी लेकिन मुस्कुरा नहीं पाई। भावनाएं तो मन में कई थी लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। उसने कठोर बनने का दिखावा किया। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। ये बोल सिद्धि जाने के लिए मुड़ी तो क्रिश भागकर उसके सामने चला आया। प्लीज भाभी ऐसा मत कहिए। आप कैसे भूल सकती हैं हम लोगों को? आप बिग ब्रो से नहीं मिली। जानती हैं आपके जाने के बाद उनकी क्या हालत थी? वो 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे।
बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उनका। वो वापस लौटकर घर नहीं आया। कहाँ किस हाल में रहते हैं किसी को कुछ नहीं बताते। मानो जिंदगी जीना तो वो भूल ही चुके हो। सिद्धि लगभग उसकी बात काटते हुए बोली, कृष बस करो अब। मेरे सामने किसी की हिमायत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी 7 साल पहले मर चुकी हैं। मेरा अब किसी से कोई वास्ता नहीं। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये कहते हुए सिद्धि उसके बगल से होकर चली गई। कृष को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। घर में वो सबसे छोटा था इसलिए कोई उसे कुछ बताता ही नहीं था। अमायरा अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आई। वो कुश के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ उसे किनारे ले आई। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मेरे भैया के ऑफिस तक चले आए। मैं कहाँ था ना, मैं पहले उनसे बात करूंगी। और तुम अभी सिद्धि जी से क्या बात कर रहे थे? कृष थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या तुम उस औरत को जानती हो? हाँ, वो भी बहुत अच्छे। हम लोग एक तरह से फैमिली मेंबर हैं। मैंने तुम्हें बताया था न, मैं किसी को जानती हूँ जो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं इन्हीं की बात कर रही थी। पिछले 5 सालों से ये हमारे ही ऑफिस में काम कर रही हैं। इनका बेटा है न शक्ति। काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी स्वीट हैं। रियली इनका बेटा भी है? कृष ने पूछा। अफकोर्स उनका एक बेटा है 7 साल का, लेकिन सिद्धि जी दिखने में मॉम कम और यंग लेडी ज़्यादा लगती हैं। अमायरा ने कृष को कसी सोच में खोया हुआ देखा तो उसे हिलाते हुए बोली, तुम कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है न? हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। अमायरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। इस वक्त मेरा जाना बहुत अर्जेंट है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोल कृष अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अमायरा कुछ बोल ही नहीं पाई। आज इसे क्या हो गया है? बड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। सिद्धि अपने कैबिन में चेयर के पास खड़ी थी। सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता था? कल शिव से मुलाकात होना और आज कृष से। मेरा अतीत मेरे वर्तमान के आगे आकर खड़ा होने गया है। मैं क्या करूं? ऐसे में सब कुछ भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिद्धि ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। संजय अंदर चला आया। आज मीटिंग थी सुबह इसलिए मैं जल्दी आ गया था। ओह, मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। एक्चुअली सिद्धि, मैं कुछ कहना चाहता था। संजय के ये कहते ही सिद्धि ने नजरें ऊपर उठाई। वो तो संजय के सवाल का जवाब भी नहीं ढूंढ पाई थी अब तक। वो बात। सिद्धि अभी भी अपनी बात कहने से हिचकिचा रही थी। संजय ने मुस्कुराकर कहा, सिद्धि, मैं आपको किसी प्रेशर में नहीं डालना चाहता था। आपको जितना वक्त लेना होगा आराम से लीजिए। आपका जवाब कुछ भी हो मुझे सब मंजूर होगा। मैं बस ये कहने आया था कि सबसे पहले हम एक दोस्त हैं। किसी भी वजह से हमारा ये रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। क्या कहती हैं आप? सिद्धि ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। कृष को शिव का एड्रेस ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस रिजवान को एक कॉल लगाना था। कृष भागता हुआ घर के अंदर चला आया। इस वक्त वो सिर्फ शिव से मिलना चाहता था। नीचे कहीं भी उसे शिव नजर नहीं आया। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचा तो कमरे की हालत देखकर होकर रह गई। शराब की खाली बोतलें जमीन पर लुकी हुई थी। चीजें ऐसे फैली थी मानो कोई भूचाल आया हो। बेड भी खाली था। कृष जब आगे बढ़ा तो देखा शिव बेड के दूसरी तरफ जमीन पर सो रहा था। कृष ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। आई कांट बिलीव इट बिग ब्रो, क्या हाल बना लिया है आपने अपना? कृष उसे उठाने की कोशिश में जुट गया। बिग ब्रो उठ भी जाए अब। शिव ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और फिर वापस से बंद कर ली। मैं ऑस्ट्रेलिया कब पहुंचा? आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं बल्कि मैं इंडिया में हूँ। अब उठ भी जाए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कृष की बात पूरी हुई तो शिव ने अपन आंखें खोल ली। तुम इंडिया कब आए? मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। फिलहाल मुझे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। आपको पता है मैंने आज सुबह किसे देखा? मैं भाभी से मिला। सिद्धि भाभी से? वो जिंदा हैं? कृष सोच ही रहा था ये खबर सुनकर शिव शॉक्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिव ने उसकी बांह पकड़ ली। सिद्धि से मिलकर आ रहे हो तुम?
क्या बात की उससे? झटका तो कृष को लगा था। उसने शिव के हाथ को देखा और फिर शिव को। आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई? आप जानते हैं भाभी जिंदा हैं। शिव ने उसकी बांह छोड़ दी। मुझे कल ही ये बात पता चली। सीरियसली आपको जब ये बात पता चल चुकी थी तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेले बैठकर शराब क्यों पी रहे हैं? भाभी को लेकर वापस घर चलिए। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मैंने सुना है आपका बेटा भी है शक्ति। मुझे उससे मिलना है। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। उसका इस तरह से बिना कुछ कहे जाना कृष को समझ नहीं आया। बिग ब्रो, प्रॉब्लम क्या है? मुझसे आप कुछ शेयर क्यों नहीं करते? भाभी भी अजीब बातें कर रही थी। आप लोगों का झगड़ा हुआ है क्या? कृष ने कितनी ही बार सवाल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर वो कमरे से बाहर निकल गया। इवांश अभी अभी अपना लगेज लेकर घर के अंदर आया था। कृष अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिकाकर बोला, आप कहीं ट्रिप पर जा रहा है? कृष, तुम भी यहाँ हो? मुझे तो कल रात ही चीफ का फोन आया था, अर्जेंटली आने को कहा, इसलिए मैं अगली फ्लाइट पकड़कर चला आया। इवांश की बातें सुन कृष नीचे चला आया। बिग ब्रो ने आपका अर्जेंटली बुलाया क्यों ये नहीं बताया? वो सीधे सीधे कोई बात बताते हैं क्या? वैसे आप ऑस्ट्रेलिया से वापस कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? इवांश ने उल्टा उसी से सवाल किया। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। पता नहीं सबको मेरी ही बोरिंग कहानी में इंटरेस्ट क्यों है। मैं बिग ब्रो की बात कर रहा हूँ। कोई उनकी सिचुएशन क्यों नहीं समझता? पता है मैं आज किससे मिला? सिद्धि भाभी से। पहले तो इवांश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर अपने नाक पर उंगली रखकर बोला, तुमने सुबह सुबह ही ड्रिंक कर ली? मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। मैं तो बिग ब्रो के कमरे से आ रहा था। वहाँ शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। मतलब चीफ का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। कृष इवांश की बात काटते हुए बोला, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता रहा ना? बिग ब्रो से खुद ही पूछ लीजिएगा। उन्होंने भी भाभी को देखा है। आपको पता है इनका एक बेटा भी है। इवांश के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी शॉक्ड हैं। तभी शिव का आना हुआ। इवांश दौड़कर उसके सामने चला आया। गुड मॉर्निंग चीफ, अभी अभी मैंने जो सुना क्या वो सच है? शिव बिना कुछ कहे हॉल की तरफ बढ़ गया। इवांश और कृष एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिव सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। 7 साल पहले घर छोड़ने के बाद सिद्धि के साथ क्या हुआ? वो यहाँ कैसे आई? मुझे सारे सवालों के साथ जवाब चाहिए। चीफ, इसका मतलब मैंने जो सुना वो सब सच है? आप मैडम से मिले थे? आपने बात की उनसे? आप उन्हें घर लेकर क्यों नहीं आए? इस बार शिव ने कुछ भी नहीं कहा। कृष शिव के पास जाकर बैठ गया। आपका फेस काफी सैड लग रहा है बिग ब्रो। क्या आपके और भाभी के बीच झगड़ा हुआ है? वो नफरत करती है मुझसे। शिव को ये कहते ही कृष ने फिर से पूछा, पर नफरत की कोई तो वजह होगी। ऐसे कैसे कोई नफरत कर सकता है? शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझसे नफरत करने की उसके पास हजारों वजह हैं। उसकी नज़र में मैं एक बुरा इंसान हूँ, एक रेपिस्ट हूँ। कृष के लिए ये एक झटके की तरह था। शिव की बातें सुनकर इवांश को भी हैरानी हुई। चीफ, आपने उन्हें समझाया नहीं? जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। आप होश में नहीं था। आपने तो उस लड़की को ढूंढने की भी कोशिश की। शिव ने अपनी आंखें खोल ली। वो लड़की सिद्धि थी। इतना कहकर शिव उठकर वहां से चला गया। इवांश को उसके जवाब से सदमा लग गया था। वही कृष को बातें समझ नहीं आई। शिव के जाने के बाद उसने इवांश को हिलाते हुए पूछा, आखिर आप लोग क्या छिपा रहे हैं मुझसे? क्या हुआ था? भाभी बिग ब्रो के लिए ऐसे वर्ड का यूज कैसे कर सकती हैं? इवांश खुद को संभालने के लिए सोफे पर बैठ गया। कृष ने भी कितनी ही मशक्कत की उसके सवालों का जवाब जानने के लिए। इवांश ने उसे सब कुछ बताया। कृष की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई। उसने आगे पूछा, आप कहना चाहता है जिसे आप लोग हादसा समझ रहे हैं भाभी की नज़र में वो प्लानिंग है? मैं नहीं जानता, लेकिन इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग इनके रिश्ते को खराब कर चुकी है। किसी भी लड़की के लिए ऐसे हादसे को भुलाना आसान नहीं होता और सिद्धि मैडम तो बाकियों से काफ़ी अलग हैं। इवांश ने कहा, JSS इंटरनेशनल स्कूल।
शक्ति इस वक्त अपने क्लासरूम में था। पियून ने टीचर को आकर कुछ कहा। टीचर ने शक्ति की ओर देखा। शक्ति, तुमसे मिलने कोई आया है। शक्ति ने अपनी किताब बंद की और पियून के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गया। शक्ति यही सोच रहा था इस वक्त उससे मिलने कौन आया है। पियून ने सामने की तरफ इशारा करके कहा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। शक्ति को दूर से कोई आदमी नजर आ रहा था लेकिन शक्ति उसका चेहरा नहीं देख पाया। इस वक्त उसकी पीठ शक्ति की ओर थी। शक्ति उस आदमी के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? शक्ति की आवाज सुनकर वो आदमी उसकी ओर पलटा। शिव को अपने सामने देख शक्ति मुस्कुरा दिया। शिव घुटने के बल नीचे बैठा और उसने अपनी बाहें फैला दी। कृष भागकर उसके गले आ लगा। इस वक्त शिव को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का आभास हो रहा था। कितनी ही बार शक्ति से वो मिल चुका था लेकिन आज का एहसास ही अलग था। अपने बेटे से मिलने की खुशी क्या होती है वो उसे महसूस कर पा रहा था। सॉरी अंकल, मॉम ने कहा मैं आपसे दोबारा न मिलूं, इसलिए उन्होंने पार्क में जाने से भी मना कर दिया। शिव को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने शक्ति को खुद से अलग किया और प्यार से उसके चेहरे को छुआ। तुम्हारी मॉम मुझसे नाराज हैं। मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगा। तुम्हें मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शक्ति ने कहा, आप मेरी मॉम को नहीं जानते। उनसे सॉरी बोलना आसान नहीं है। वो जब नाराज होती हैं तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम अपने डैड पर छोड़ दो। शक्ति बड़े ध्यान से शिव को देखने लगा। मेरे डैड को आप जानते हैं? शिव के लिए ये सवाल काफी दर्द भरा था। वो क्या कहे शक्ति से, वो इस बात को दिल में दबाकर भी नहीं रख सकता था। वो शक्ति, अपनी मॉम की आवाज सुनकर शक्ति ने पीछे की ओर देखा। सिद्धि इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? शिव को भी हैरानी हुई। सिद्धि ने तुरंत आकर शक्ति को शिव से दूर कर दिया। मना किया था ना मैंने आपको, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम? सिद्धि ने शक्ति को अपनी ओर घुमाया। तुम्हें अपने क्लासरूम में होना चाहिए था ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना तुम इस आदमी से नहीं मिलोगे। सिद्धि, मैं उससे मिलने आया हूँ, जो कहना है मुझसे कहो, उससे नहीं। शिव ने टोका तो सिद्धि गुस्से से बोली, क्यों आए आप यहाँ? दूर रहिए मेरे बेटे से। नहीं रह सकता दूर, वो मेरा भी बेटा है। शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सिद्धि ने शक्ति की ओर देखा जो अभी भी वही खड़ा था। सिद्धि ने शक्ति से कहा, तुम अभी भी यही खड़े हो? मैंने कहा ना अपने क्लासरूम में जाओ। शक्ति इस वक्त शिव की ओर देख रहा था। हालांकि वो बच्चा था लेकिन नासमझ नहीं। उसने शिव की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, ये मेरे डैड हैं। सिद्धि इसी बात से डरती थी और अब तो पूरा शरीर उसका कांपने लगा था। उसने शक्ति का हाथ पकड़ नीचे किया और गुस्से से बोली, कोई तुम्हारा डैड नहीं है और ये आदमी कुछ भी नहीं है तुम्हारा। अपने क्लासरूम में जाओ। आई सेड गो टू योर क्लासरूम। शक्ति ने नजरें नीची कर ली और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दूर पहुंचकर वो रुक गया। उसने मुड़कर पीछे देखा और फिर वहां से चला गया। शिव ने कहा, सिद्धि क्यों सबके बीच तमाशा खड़ा कर रही हो? सब देख रहे हैं। सिद्धि ने आसपास देखा। कई नजरें उन्हें घूर रही थी। सिद्धि ने शिव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। शिव ने एक दफा भी नहीं पूछा कि वो उसे कहाँ लेकर जा रही है। सिद्धि उसे गार्डन में ले आई जहां इस वक्त कोई नहीं था। सिद्धि उसका हाथ छोड़कर बोली, आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी सुकून से भरी जिंदगी में जहर घोलने चले आए? ये सब करके आपको अच्छा लग रहा है? सिद्धि, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं बस अपने बेटे से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। मैंने कहा ना आपसे, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। भूल गए आपने क्या कहा था? आपने उसे गिराने के लिए कहा था, फिर आज बाप का प्यार कहाँ से जाग किया? आप सचमुच बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। हाँ कहा था, क्योंकि सच से अनजान था मैं नहीं जानता था तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा है। मैं ये सोचकर ही पागल हो गया था कि वो बच्चा किसी और का है। सिद्धि, मेरी जगह पर खुद को रख कर देखो। मैं कब है अपनी चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तुम तो मेरी मोहब्बत थी, तुम्हें किसी और के साथ बांटने के बारे सोच भी नहीं सकता।
मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने उस दिन जो कहा मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। यकीन मानो मैं काफ़ी शर्मिंदा था अपने कहे शब्दों पर। अगर तुम मुझे थोड़ा और वक्त देती तो मैं तुम्हारे हर एक झूठ पर यकीन कर लेत, फिर चाहे किसी का भी बच्चा हो एक्सेप्ट कर लेता। सिद्धि झल्लाते हुए बोली, बस भी कीजिए अब। मैं तंग आ चुकी हूँ ये सब सुनकर। मैं अब आपके किसी झूठ पर यकीन नहीं करने वाली। ये आखिरी बार है। अब आप वापस शक्ति से कभी नहीं मिलेंगे। सिद्धि ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा। वो जाने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया।